Hello students, we are going to revise chapter number 14 of Companies Act. Handwritten revision कोशिश करूंगा एक पेज में पूरा लिख दूं। आप मेरे साथ लिख सकते हैं और लगभग मैं पूरा रिवाइज करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो बेटा जी, चैप्टर नंबर 14 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये चैप्टर है फ्रॉम सेक्शन नंबर 206 टिल 229 और चैप्टर का नाम है 3 आई है, इंस्पेक्शन, उसके बाद नेक्स्ट लेवल इंक्वायरी और सबसे खतरनाक लेवल इन्वेस्टिगेशन। तो ये 3 कह लीजिए आए हो गए। और मैं हमेशा पसंद करता हूं कि आप ये लेके चलिए, इससे पहले एक वर्ड अपनी तरफ से अटैच कर लीजिए और ये है इंफॉर्मेशन। तो 3 आई की बजाय दिमाग में 4 आई बिठा लें आप। साथ में रूल्स हैं, लेकिन इस चैप्टर के साथ 2 सेट ऑफ रूल्स हैं। एक 2014 में आए, एक 2017 में आए। 2014 में जो रूल्स आए उनका नाम यही है 3 आए, और 2017 में ये रूल्स आए सफाइयों से रिलेटेड, दैट इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस रूल्स 2017। तो बेटा जी, एग्जाम की अगर हम वेटेज देखें, इससे पहले जो 3 चैप्टर आपके कोर्स में रहते हैं, डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग एंड मैनेजरियल पर्सोनल रेम्यूनरेशन, वो 21 से लेके 25 नंबर तक का कोर्स में है। और यहां पे एग्जाम की वेटेज जो दी गई है, दैट इज चैप्टर नंबर 14 टिल 16, या यूं कह लीजिए सेक्शन 206 से लेते हुए 246 तक। और ये वेटेज आ जाती है आपकी 11 मार्क्स से लेके 14 मार्क्स तक, दैट इज 15 से 20% की वेटेज दी गई है। तो 11 से 14 नंबर तक ये 3 चैप्टर हैं, और मैं कहता हूं तीनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ, मैं इस चैप्टर का एक एंड में एक छोटा सा चार्ट और बना के दूंगा आपको। पहले तो सारी रिवीजन करवाऊंगा ही, ताकि सारे सेक्शन की एक सिमेट्री आपको समझ में आ सके। तो मैं ऑर्डर में नहीं चलूंगा, यहां पे सारे सेक्शन रिवाइज करवाऊंगा, बट ऑर्डर में नहीं, थोड़ा सा हम उसे कॉन्सेप्ट वाइज ले जाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली सेक्शन 206, तो 206 में दरअसल 3 आई की बात है, मींस इन्वेस्टिगेशन यहां पे नहीं है। तो 206 में एक कॉलम अगर मैं बेसिस का लूं, तो यहां पे बात आती है, ये सबसे पहले आगे जी इंफॉर्मेशन, देन सेकंड लेवल बनता है इस चीज का इंस्पेक्शन का, और तीसरा लेवल बनता है इंक्वायरी का। तो 3 चीजें मैंने अलग अलग करी हैं। तो इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी करना, ये किसकी पावर है, या कह लीजिए अथॉरिटी कौन है जिसकी ये पावर है। तो यहां पे आरओसी है, सेम आरओसी, सेम आरओसी, आरओसी की पावर। तो इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी आप क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। अगर हम ग्राउंड देखें, क्यों इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं, तो हम सारे जानते हैं आरओसी के पास डॉक्यूमेंट्स की क्या होती है, फाइलिंग होती है। तो आरओसी क्या कर रहा था, स्क्रूटनी किस चीज की, डॉक्यूमेंट्स की। तो स्क्रूटनी करते समय उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है, तो वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, या फिर उनको कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव हुई और उस इंफॉर्मेशन से आरओसी का व्यू ये है कि पक्का जो कंपनी है कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए हमें कंपनी के फर्दर क्या चाहिए। यहां पे मैं एक कोड की इस्तेमाल करूंगा, दैट इज डाई, ये बार बार आते रहेंगे। डी से कि फर्दर कंपनी के हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, ई से एक्सप्लेनेशन चाहिए, या यूं सिंपल भाषा में यूं भी कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स बुक से रिलेटेड,
बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड जिसके आप डेफिनेशन पढ़ते हैं सब सेक्शन 12 में, सब सेक्शन 13 में, और डॉक्यूमेंट्स की देखा जाए तो सब सेक्शन 36 में आप पढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपसे मांग सकते हैं। नेचुरल है मांगने के लिए वो आपको क्या देंगे, एक नोटिस जारी करेंगे राइटिंग में, और नेचुरल है उसमें कारण वगैरह सब कुछ आपको बताएंगे और कहेंगे ये हमें डाई डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दीजिए। अब हुआ क्या, सेकंड स्टेप, मतलब इंफॉर्मेशन के बाद कहानी गई कहां पे, इंस्पेक्शन में गई। तो इंस्पेक्शन में कहानी क्यों गई, तो यहां ग्राउंड क्या निकलता है, तो यहां ग्राउंड ये निकला कंपनी फील्स, या तो कंपनी ने दिए नहीं या इनएडिक्वेट दिए हैं। भाई क्या चीज जो आपसे मांगे गए थे, भाई क्या मांगे गए थे, ये हमने लिख ही दिया, ये वाला डाई आपने नहीं फर्निश किया या इनएडिक्वेट किया। तो यहां पे अब आरओसी का व्यू क्या निकला, आरओसी को अब लगता है कि आप इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो पक्की बात है ये कंपनी गलत कार्यों में इन्वॉल्व है, कि इसके जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो प्रेजुडिशियल हैं, नुकसानदायक हैं, चाहे मेंबर्स के लिए कहिए, क्रेडिटर्स के लिए कहिए, कंपनी के लिए कहिए, पब्लिक के लिए कहिए, कोई भी हो, तो उसके अफेयर्स सही नहीं है। तो यहां पे इसलिए कंपनी गई इंस्पेक्शन में, और ऑब्वियसली फर्दर आपको फिर से क्या देगी, वो नोटिस देगी कि भाई साहब ये सब कागज आप हमें दीजिए। लेकिन फिर क्या हुआ, इंस्पेक्शन के बाद कहानी इंक्वायरी पे जाती है। क्यों जाती है, फिर से रीजन यही होता है, कंपनी फेल्स टू गिव डाई या इनएडिक्वेट है। और अब की बार आरओसी का व्यू है कि जो कंपनी है वो इन्वॉल्व है, किस चीज में इन्वॉल्व है, कंपनी इन्वॉल्व है फुई में। फुई याद करो, मैंने सेबी एक्ट में आपको कोड की दी थी, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह में यूं कह लीजिए कंपनी इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कहा हम करेंगे इंक्वायरी। अगेन इस कार्य के लिए आपको वो क्या देंगे, नोटिस वगैरह तो देंगे ही। 206 में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों चीजें इंस्पेक्शन इंक्वायरी, ये दोनों ही चीजें यहां पे 206 में ही ऑल्सो ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, कि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नो डाउट ये अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है, आरडी को, स्टैंड्स फॉर रीजनल डायरेक्टर, कि अगर उन्हें लगे, उनका व्यू ऐसा है कि हालात कुछ ऐसे हैं कि यस इस कंपनी की इंस्पेक्शन, इस कंपनी की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर दे सकते हैं कि हाँ ऐसा हो, और ये करवाएंगे थ्रू व्हाट, थ्रू आरओसी कह लीजिए, ये काम करवाएंगे, या फिर इंस्पेक्टर अपॉइंट करेंगे कि वो ये इंस्पेक्शन इंक्वायरी करे और उनको बना के रिपोर्ट दे। तो 206 के बाद कहानी जाती है 207 के ऊपर। तो 207 ये ध्यान रखना है 206 से ही लिंक आ रहा है इसका स्ट्रेट वे, 206, 7, 8 ये इकट्ठे ही जाएंगे सेक्शन। तो 207 में 207 में कंडक्ट हो रहा है क्या चीज, यही दो चीजें, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी। और ये कौन कर रहा है, 206 से लिंक निकालिए तो आंसर बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, या तो आरओसी या फिर कौन, इंस्पेक्टर, दोनों में से कोई भी एक, डिपेंडिंग अपॉन। तो यहां पे जब ये लोग इंफॉर्मेशन इंस्पेक्शन इंक्वायरी के लिए गए हैं, तो यहां पे ड्यूटी बनाई गई है, नेचुरल है कंपनी के अफसरों की, कि कंपनी के जो ऑफिसर हैं, डायरेक्टर कहिए, ऑफिसर कहिए, एम्प्लॉय कहिए, वो इन सब को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे आरओसी को, इंस्पेक्टर को, और क्या प्रोवाइड करेंगे, ऊपर जो कोड की इस्तेमाल करी, डाई डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। या रिवर्स वे में देखें, ये आरओसी या इंस्पेक्टर के यहां पे क्या है, राइट्स हैं। तो इनके राइट्स क्या चीज हैं, तो जो भी इनके सामने आपने बुक्स वगैरह पेश करी हैं, ये इस डाई की बुक्स की क्या ले सकते हैं, कॉपीज रख सकते हैं अपने पास, या फिर क्या लीजिए इनके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क पुट कर सकते हैं चेक करने के बाद, ताकि आप उसको डाटा को फज ना करें। और साथ में इनकी पावर है सिविल प्रोसीजर कोड की,
ये हमने इकोनॉमिक लॉज में पता नहीं कितनी बार पढ़ी है। Issuing summons, enforcing attendance, requiring production of goods, taking evidence on oath, issuing commission for examination of witness, passing ex parte order, reviewing its own decisions. साथ में इनकी पावर के साथ में ये इन लोगों के ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं कि अगर ये लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट करेंगे। और इनके ऊपर पेनल्टी बड़ी जबरदस्त है कि अगर इन लोगों ने डिफॉल्ट किया तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें चाहे डायरेक्टर हो आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जबकि डायरेक्टर की वेकेशन के ऊपर आप 167 भी पढ़ के आते हैं, जहां हमने माइक्रो नाम से कोड की पढ़ी थी। साथ में ये भी ग्राउंड यहां पे जुड़ जाता है एंड आप साथ में क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाइड। तो डायरेक्टर की डिसक्वालिफिकेशन आप 164 में पढ़ते हैं, तो साथ में इस चीज को भी याद रखिए कि आप डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे होल्डिंग ऑफिस इन एनी कंपनी, किसी भी कंपनी में आप डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय कुछ भी आप बन नहीं पाएंगे। और यहां पे आपके जेल भी हो सकती है जो कि मैक्स 1 साल की रहेगी। साथ में मतलब जेल पक्का है यहां पे, एंड फाइन है जो कि मिनिमम 25,000 से मैक्सिमम जा सकता है 1 लाख तक। 1L स्टैंड्स फॉर 1 लाख। तो 206 से निकला 207 और इसी से लिंक बनेगा 208। तो ये चेन पक्का आपको पता होनी चाहिए। 206 206 से 7, 7 से 8 में हम जा रहे हैं। तो 8 में क्या आ रही है, ये रिपोर्ट बन के आएगी। तो रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन कह लीजिए, इंक्वायरी जो करी है आपने उसके ऊपर, और उसी ने या इंस्पेक्टर ने जो भी कही है, तो ये रिपोर्ट बना के दी जाएगी। आप बना के किसको दोगे, तो यहां पे बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे या आरडी को देंगे, रीजनल डायरेक्टर को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप रिपोर्ट देंगे अगर जो ऑफेंसेस किए हैं आपने, वो ऑफेंसेस जो हैं वो किए हैं आपने चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड। कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पे आता है। चैप्टर नंबर 4 ये आता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स के ऊपर। देन आपने डिफॉल्ट किया है सेक्शन नंबर 127 का, जो कि आता है डिविडेंड अगर आप 30 दिन में ना दें तो उसकी पेनल्टी होती है। 177 में ऑडिट कमेटी एंड 178 में एनआरसी एंड एसआरसी कमेटी, उसकी रिवीजन हम कर भी चुके हैं। तो यहां सेंट्रल गवर्नमेंट को आप रिपोर्ट देंगे, आरडी को रिपोर्ट तब देंगे अदर ऑफेंसेस, इसके अलावा कोई और ऑफेंसेस हो जहां पे, लेकिन यहां ध्यान रखना है इफ जेल, अगर उन ऑफेंसेस पे जेल बनती है 2 साल से कम की। वैसे बता दूं अमेंडमेंट एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने कंपनीज एक्ट को डीक्रिमिनलाइज ज्यादा किया है, क्योंकि बहुत सारी जेल वाली पेनल्टीज हटा दी गई हैं। तो आप रिपोर्ट बना के देंगे। इसके बाद इस रिपोर्ट में आप रिकमेंड कर सकते हैं, देखिए यहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं आई थी, लेकिन आप अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड कर सकते हैं कि कंपनी का क्या किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, कि फर्दर इसका गहराई में क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन। तो यहां से इन्वेस्टिगेशन की कहानी स्टार्ट होती है दरअसल। और जैसे आपकी रिपोर्ट आ जाती है, ये रीजनल डायरेक्टर जो है क्या करेगा, इसे एग्जामिन करेगा, और एग्जामिन करने के बाद लीगल एडवाइस देगा सरकार को कि हां क्या कंपनी के, क्या ये जो ऑफिसर है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, प्रोसिक्यूशन वगैरह किया जाना या चाहिए या नहीं। और ये साथ में इंफॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी इन्होंने एक्शन लिए हैं ऑन व्हाट रिपोर्ट। तो इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन की तरफ भी जाएगी। और यहां से मैं ये कहूंगा, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट करने जा रहा हूं। अब मैं इंस्पेक्टर्स के ऊपर बात करूंगा, तो उससे रिलेटेड सेक्शंस आई वुड लाइक टू कवर अप एट वन प्लेस। तो ऑर्डर जो है सेक्शन का वो हम शफल अप करेंगे, ताकि हमें कंसेप्ट वाइज चीज इजी वे में आपको थोड़ी पता चल सके और याद करने में भी आसानी हो। तो जब हम इंस्पेक्टर के ऊपर पढ़ते हैं तो ध्यान ये रखें, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्पेक्टर के ऊपर। तो देखिए अभी तक हमने सेक्शन 3 पढ़े हैं, लेकिन इंस्पेक्टर के ऊपर सबसे पहले मैं सेक्शन कोड कर रहा हूं 215 215। और 215 क्या कहता है, ये कहता है इंस्पेक्टर कौन हो सकता है। एक वर्ड में खत्म करें तो 215 कहता है इंस्पेक्टर जो होगा ओनली इंडिविजुअल,
ही एक इंस्पेक्टर बन सकता है। कहने का मतलब है कोई फर्म, बॉडी कॉरपोरेट या कोई और भी कह लीजिए अदर एसोसिएट वगैरह, वो इंस्पेक्टर बन नहीं सकते। तो इंस्पेक्टर के ऊपर हम कई सेक्शंस पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इंस्पेक्टर की पढ़ते हैं जी पावर्स। और पावर्स हैं कई प्रकार की इसकी। तो सबसे पहले हम इसकी पावर्स पढ़ने जा रहे हैं एज टू, भाई किससे रिलेटेड पावर है, तो मैं इसको कहूंगा सर्च एंड सीजर। तो इसका मतलब समझ गया आप, किसी भी बिल्डिंग में घुस जाना और कागज वगैरह जब्त कर लेना। तो यहां पे सर्च एंड सीजर की पावर को फर्दर मैं 2 सेक्शंस में डिवाइड करूंगा। तो एक कॉलम हम बेसिस का भी बना लेंगे। तो यहां पे देखिएगा कॉन्टिन्यूटी में आपका सेक्शन 208 के बाद देखिए 209 आ गया, लेकिन साथ में सेक्शन मैं यहां क्या ले रहा हूं 220। तो ध्यान ये रखना है 220 इन्वेस्टिगेशन पे चले जाएगा और 209 वही इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी से रिलेटेड यहां पे आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, बाय लिख रहा हूं, ये पावर किसकी है, सर्च एंड सीजर। तो ये मैंने एक इंटरेस्टिंग वर्ड यहां लिख दिया आरओसी, क्योंकि आपने देखा 206, 207, 208 में आरओसी भी था। तो आरओसी प्लस इंस्पेक्टर यहां दोनों चल रहे हैं। और यहां देखिए कौन है, सिर्फ इंस्पेक्टर है। और ये जो पावर आई ये आपकी कहां से आई, ये वही आपकी इंस्पेक्शन इंक्वायरी से रिलेटेड। लेकिन यहां पे 220 में ध्यान दीजिए ये है इन्वेस्टिगेशन। तो क्योंकि दोनों का कंटेंट सेक्शन का लगभग सेम है तो बड़ा जरूरी है आप उसको इकट्ठा लेके चलिए, आसानी से याद होगा। तो सर्च एंड सीजर की वजह क्या है, क्या ग्राउंड्स हैं। अगर इनका व्यू ये है कि जो बुक्स वगैरह हैं, क्योंकि वही आप जब्त करने गए थे, लेनी थी डॉक्यूमेंट से, वो कोई पेश नहीं करा और हमें लगता है बुक्स जो हैं लाइकली टू बी, जिसका मतलब हो गया एक संभावना है कि बुक्स की क्या कर दी जाएगी, डैम्स। मैं इसे डैम्स कहता हूं, कोड की आप पूरा लिख सकते हैं। डी फॉर डिस्ट्रॉयड, ए फॉर ऑल्टर्ड, एम फॉर म्यूटिलेटेड एंड एस फॉर सीक्रेटेड फॉल्सिफाइड, मतलब डैम्स कह लीजिए। तो कि किताबें वगैरह हैं डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी। सेम यहां पे इधर 220 में यही आंसर है। और ये बुक्स हैं किसकी बुक्स, बुक्स ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। 209 में अगर हम बात करते हैं तो ये बुक्स है कंपनी प्लस कंपनी के अफसरों की। तो ऑफिसर्स में सब कुछ आ जाता है, डायरेक्टर, आपका सीएफओ, सीएस, दे ऑल कम। और यहां पे 220 में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन जो होती है बड़े पैमाने पे होती है, तो इसलिए यहां पे कंपनी के साथ में बाकी अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स, मतलब रिलेटेड कंपनीज कह लीजिए, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन, उनकी भी बुक्स और इनके भी ऑफिसर आगे, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, मैनेजर हो ऑफ सच कंपनीज, इवन उनकी किताबें वगैरह तक जब्त की जा सकती हैं। तो स्पेशल कोर्ट के ऊपर बेटा जी आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 28 के अंदर। तो स्पेशल कोर्ट से यहां पे तो चाहिए होती है जी अप्रूवल, आपको लेनी पड़ेगी, जबकि यहां ऐसा कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब पावर्स की बात करें, हमने सर्च एंड सीजर की बात करी है, तो पावर्स में 2 ही चीजें यहां पे आपको दिखेगी। आप घुस सकते हैं, एंटर एनी प्रेमिसेस, घुस जाइए और घुस के नेचुरल है सीज कर लीजिए। और घुसने में आप साथ में पुलिस वगैरह साथ में ले जा सकते हैं, जिसे हम कहेंगे आप जो भी रिक्वायर्ड असिस्टेंस है यू मे टेक एंड नाउ सीज, अंडरस्टूड है बुक्स। सेम वे ओवर है। अब सीज करने के बाद इन बुक्स का आप क्या करेंगे, नेचुरल है आप इन्हें रिटेन करेंगे। तो रिटेन आप यहां कर सकते हैं मैक्सिमम 180 दिन के लिए, लेकिन आप चाहें तो आप दोबारा से ये बुक्स वगैरह मंगवा सकते हैं, लेकिन फिर से कितने दिन के लिए, 180 डेज के लिए ही मंगवा पाएंगे। और जबकि इन्वेस्टिगेशन में आप ये बुक्स अपने पास रख सकते हैं टिल इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। एंड देन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराएं लगेंगी दोनों तरफ, और यहां पे आपको एक कह लीजिए अप्रूवल लेनी पड़ती है
फर्स्ट क्लास जेएम से स्टैंड्स फॉर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिसकी क्या है, ज्यूरिसडिक्शन है। तो दोनों सेक्शन सेम पैटर्न पे गए। इसी तरह से अगर हम पावर्स देखते हैं इंस्पेक्टर की, ये तो थी सर्च एंड सीजर की, इन्हीं पावर्स को आप आगे ले लीजिए तो ये भी इंस्पेक्टर के ऊपर ही है। और ये पावर्स, ये जो दो सेक्शन है, ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही दोनों सेक्शन जाएंगे और इंस्पेक्टर की ही पावर है। और इनको मैं कहता हूं दोनों को इकट्ठा ले लेना चाहिए। बेसिस का कॉलम मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो सेक्शन 217 ले रहा हूं मैं, और यहाँ पावर एज आई सेड इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ही है। और यहाँ इन्वेस्टिगेशन हो किसकी रही है, तो ये इन्वेस्टिगेशन है अगेंस्ट कंपनी के अफसरों के खिलाफ, कंपनी के ऑफिसर्स के अगेंस्ट। और कंपनी के ये जो ऑफिसर्स हैं, चाहे ये हैं या थे, पास्ट या प्रेजेंट, ऑफिसर्स कहें, आप इन्हें एम्प्लॉयज कहें, एम्प्लॉयज को शॉर्ट में लिख रहा हूं, या एजेंट्स कहें, और ये किसके हैं, चाहे कंपनी के हों या एंड कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कोई पर्सन जिसके खिलाफ क्या चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो यहां पे बात पावर्स की आती है। तो इंस्पेक्टर साहब की पावर क्या है, तो पावर यही है कि ये डाई, वही डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, ये आपसे मांग सकते हैं। और मांगने के बाद ये 180 दिन के लिए अपने पास रख सकते हैं, प्लस वही फर्दर दोबारा 180 दिन के लिए मांग सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आंसर बिल्कुल सेम जा रहा है, कैसा, जो 209 में पढ़ा आपने। तो इसलिए ये एक जगह लेके चलेंगे तो आसान रहेंगे। और साथ में ये आपको एग्जामिन कर सकते हैं ऑन ओथ एफिडेविट, जिसे हम कहते हैं, बुला करके शपथ पे आपसे आपकी गवाही वगैरह ले सकते हैं। वही सेम सीपीसी की वही 7 पावर हैं। एंड देन किसी भी अथॉरिटीज, कोई भी जो अथॉरिटीज हैं, उनसे ये असिस्टेंस मांग सकते हैं इस कार्य के लिए, चाहे वो पुलिस हो, इनकम टैक्स हो, कोई भी अथॉरिटीज, कस्टम्स, ईडी एटसेट्रा, उनसे ये हेल्प वगैरह ले सकते हैं। और होगा क्या, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, उनको हेल्प नहीं करते, तो जैसे हमने 207 में पढ़ा था, आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, साथ में आप क्या हो जाएंगे, डिसक्वालिफाइड हो जाएंगे फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस इन एनी कंपनी। तो ये सेम आंसर आप देखिए 207 में पढ़ के आए आप। और ये सारा का सारा ही अगर आप देखें तो आपने कहाँ पढ़ा, यही 209 में आपने पढ़ा। तो दिस नथिंग न्यू वी आर स्टडिंग ओवर हेयर। एंड साथ में यहाँ पे एक 6 पॉइंट और बनाए, जिसको 6th पावर तो नहीं कहेंगे, बट अलग से ही, या तो इसको हम सिंपल एक एरो डाल के लिख लेते हैं। डेट इज, ये मनी लॉन्ड्रिंग में आप पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 56 के अंदर, कि ये जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इन अफसरों के खिलाफ, तो देश के बाहर ये भाग सकते हैं। तो इसलिए एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट सरकार कर सकती है, बाहर वाली कंट्री, स्टेट अथॉरिटीज से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, बाय सीजी नेचुरल है विद फॉरेन स्टेट्स, कि ये इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो सके। तो मनी लॉन्ड्रिंग में हमने सेक्शन 56 में ये पढ़ा था। अब इसी की पैरिटी में आप फर्दर एक पावर और इंस्पेक्टर की पकड़िए, एंड दिस इज सेक्शन नंबर 219, 219। फिर से इन्वेस्टिगेशन है, देखिए, और यहां इन्वेस्टिगेशन किस चीज की, अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज। तो रिलेटेड कंपनीज जो भी आपकी हैं, इवन उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। तो ये किस तरह से होगी, तो एक तरह से कोई और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो कोई और बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि क्या थी, इज वॉज हमारी कश, इसका मतलब हो गया
सब्सिडरी कंपनी या को सब्सिडरी कह लीजिए या हमारी होल्डिंग कंपनी, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। या हम किसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारा एमडी या मैनेजर, एमडी या मैनेजर किसका, इसी बॉडी कॉर्पोरेट का, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट का, हु वाज अर्लियर, जो कि पहले क्या था, सेम यही एमडी या एम था लेकिन कहां था, कंपनी में था, अब कहीं और है। एंड तीसरी बात, कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हैं, नॉमिनीज हैं, किसके हैं, कंपनी के हैं। तो मतलब हमारी डायरेक्शंस पे वो एक्ट करते हैं, तो हम उनका भी, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसको आप पॉइंट नंबर 1 कहें तो दूसरा एक पॉइंट और ले सकते हैं, एनी पर्सन, जरूरी नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि इज, वॉज, है या था कंपनी का एमडी कहें, मैनेजर कहें, एम्प्लॉय कहें, तो उससे रिलेटेड भी इन्वेस्टिगेशन करी जा सकती है। और यहां पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, यहां पे आपको ये ग्रुप बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आपको उनकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। देयर आफ्टर, जैसे हमने कहा इंस्पेक्टर की क्या है, ये पावर्स हैं, सेम वे हम दूसरे वे में इंस्पेक्टर की बना सकते हैं जी ड्यूटीज, या यूं कह लीजिए उनकी रिपोर्ट के ऊपर 2 सेक्शन बनते हैं, तो आप उसे ड्यूटी के रूप में भी देख सकते हैं। छोटे से ये 2 सेक्शन हैं। तो आई एम गोइंग टू यूज माई पेपर, आई मीन माई पेज इन ए वेरी जुडिशियस मैनर, कि मैं एक पेज में सारा लिख सकूं, तो थोड़ी सी भी जगह मेरे ऊपर है, पास है, तो आई एम गोइंग टू यूज इट। तो यहां पे आता है सेक्शन 2 to 3, इसे आप ड्यूटी के रूप में देख सकते हैं इंस्पेक्टर साहब की। तो 223 में इंस्पेक्टर की क्या बनेगी, रिपोर्ट बनेगी, मतलब उसकी रिपोर्ट नहीं बनेगी, वो रिपोर्ट बनाएगा इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। 2 to 3 में ऑन इन्वेस्टिगेशन वो रिपोर्ट बनाएगा, और ये रिपोर्ट क्या हो सकती है, ये इंटरिम मींस टेम्परेरी हो सकती है, या ये कॉन्क्लूसिव जिसे हम कहेंगे फाइनल भी हो सकती है। और नेचुरल है ये रिपोर्ट बना के किसको देगा, टू सेंट्रल गवर्नमेंट को बना के देगा। और आप क्या ले सकते हैं, इस रिपोर्ट की कॉपी ले सकते हैं, और कॉपी किससे लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे आप। और कॉपी कौन ले सकता है, जिसका कंपनी में इंटरेस्ट होगा, वो कौन हो गए भाई, नेचुरल है मेंबर, शेयर होल्डर कह लो, या क्रेडिटर्स, या यूं कह लीजिए कोई भी अफेक्टेड या इंटरेस्टेड पर्संस, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इस रिपोर्ट की कॉपी ले सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को गई ये रिपोर्ट, तो नेचुरल है अब इसके बाद लिंक्ड सेक्शन क्या आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर लेगी एक्शन। 224 में एक्शन बाय सीजी, जब आपने उनको दे दी रिपोर्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले सकती है। छोटे छोटे ये 5-6 पॉइंट हैं। एक तो कहेगी भैया प्रोसिक्यूशन, मतलब कानूनी कार्रवाई ऐसे व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ स्टार्ट करी जाए। 2, ऐसे लोगों से डैमेजेस रिकवर किए जाएं, जो भी आपने फ्रॉड एटसेट्रा जो कुछ भी आपने किया है उससे रिलेटेड। तीसरी बात कि अगर कोई एसेट उठा के ले गया है या जिससे भी कोई हमने पैसा निकलवाना है, तो प्रॉपर्टी निकलवानी है, वो रिकवर की जाए। या किसी ने गलत तरीके से गेन कमाया तो उससे वो लिया जाए, जिसके लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, डिसगॉर्जमेंट ऑफ गेन, जो कि रॉन्गफुल तरीके से आपने कमाया। एंड 5वीं बात आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वाइंडिंग अप के लिए एक पिटीशन दे सकती है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए, और ये पिटीशन ये देंगे टू NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को, कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। और इसके ऊपर ग्राउंड आता है सेक्शन 271 सब सेक्शन ई के अंदर, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड के ऊपर। या फिर ये NCLT को ही एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की कंपनी में गड़बड़ हो रही है, तो जिसके ऊपर आप पढ़ते हो सेक्शन 242 में NCLT की क्या आती है, पावर आती है। तो इस तरह से ये इंस्पेक्टर के सेक्शंस हमने कई सारे इसके साथ मैनेज कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब जाते हैं
तो ये प्योरली कुछ सेक्शन, इन सब में कॉमन फैक्टर इंस्पेक्टर था, इन्वेस्टिगेशन भी थी। अब प्योरली हम इन्वेस्टिगेशन पे जा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। तो यहाँ पे दो चीजें हमें नजर आएंगी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है इन्वेस्टिगेशन की या एनसीएलटी की है, और एनसीएलटी के ऑर्डर्स हैं। तो जैसे मेरा पेज अलाउ कर रहा है, जहां जगह मुझे मिल रही है जिस ढंग से, आई एम मूविंग अप। तो अब मैं जा रहा हूं इन्वेस्टिगेशन कौन करने जा रहा है और किस हालातों में करने जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन, पहली बात हमने पढ़ लिया है कि करनी तो इंस्पेक्टर ने ही है, लेकिन किसके ऑर्डर पे करनी है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है, तो इसे आप दो कैटेगरी में देख सकते हैं। ये जो पावर है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या फिर एनसीएलटी की है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। पहले हम एनसीएलटी सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहां पे पावर ये दो सेक्शंस के अंदर आती है। सेक्शन नंबर 210, 209 के बाद 210 आया है अब यहां पे, एंड उसके बाद 216। 210 इज वन ऑफ अ नाइस सेक्शन, सो आई एम पुटिंग अप अ स्टार ओवर हियर। तो 210 में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन का क्या देने जा रही है जी, ऑर्डर देने जा रही है। और यहां पे इन्वेस्टिगेशन होगी इनटू, नेचुरल सी बात है, अफेयर्स ऑफ कंपनी, क्योंकि कहानी इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के बाद है। जब आपने देखा 208 में रिपोर्ट आई थी, तो वहां रिकमेंड किया जा सकता है इंस्पेक्टर के द्वारा कि इन्वेस्टिगेशन करी जाए। जबकि 216 में आप देखेंगे यहां ओनरशिप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन इनटू बेनिफिशियल ओनरशिप, कि मतलब एंड में कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो उसके ऊपर है। तो 210 में इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर आया, तो उस ऑर्डर के हम यहां पे देखेंगे ग्राउंड्स, और ये हैं 4 ग्राउंड। पहला ग्राउंड है, आपने देखा 208 में रिपोर्ट बन के आई थी, तो ये था रिपोर्ट 208 में बाय आरओसी था या इंस्पेक्टर था, तो उन्होंने रिकमेंड किया यस इन्वेस्टिगेशन करी जाए। सेकंड है, कंपनी को एक एप्लीकेशन मिली है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, मेंबर्स ने एप्लीकेशन दी है और मेंबर्स ने फिर जनरल मीटिंग में एक एसआर पास किया है। सो एक एप्लीकेशन आई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बाय मेंबर्स आई है, और ये एप्लीकेशन उन्होंने दी है कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद कि इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। तीसरा है, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे रहा है इन्वेस्टिगेशन का इन पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कोई कोर्ट या कह लीजिए ट्राइब्यूनल, यहां पे तो उसका ऑर्डर आया है, उन्होंने कहा है इन्वेस्टिगेशन करी जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसलिए एप्लीकेशन आई है उससे रिलेटेड। तो यहां पे आप इंस्पेक्टर अपॉइंट करोगे। अब है 216 में बेनिफिशियल ओनरशिप से रिलेटेड। तो हमें यहां क्या देखना है, हमें फाइंड आउट करना है पर्सन्स बिहाइंड, कि कौन ओनर है, कौन कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। मतलब ये पर्सन्स कौन है, कि ये लोग हैं फाइनेंशियली इंटरेस्टेड हैं कंपनी में, भाई इन्होंने किसी ना किसी के नाम पे शेयर्स ले रखे होंगे, तो पैसा इनका लगा हुआ है। तो जो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कंपनी को मटेरियली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिकॉज दे आर कॉलिंग ऑल द शॉट्स। या यूं भी आप कह सकते हैं बेनिफिशियल, इनका इंटरेस्ट है शेयर्स में, जिसके ऊपर दरअसल आप पढ़ के आते हैं इंटर में सेक्शन नंबर 89 के अंदर, कि मिस्टर एक्स शेयर होल्डर है लेकिन पैसा मिस्टर वाई का है। तो डैट मीन्स उन शेयरों में राइट किसका है, वाई ने पैसा लगाया तो वाई का है। तो हम उस ओनरशिप को देखना चाहते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देन अगले हिस्से में हम जाएं तो यहां पे एनसीएलटी की पावर आती है, और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर वो दे रहे हैं, और सेक्शन यहां पे जो है डेट इज 213। अभी तक 211 एंड 12 हमने नहीं देखा, क्योंकि वो दोनों सेक्शन आते हैं सफाइयों पे, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के ऊपर। तो 213 में
एनसीएलटी इन्वेस्टिगेशन दे रहा है, और ये इन्वेस्टिगेशन कब कर रहा है या किस चीज की कर रहा है? अगेन इन्वेस्टिगेशन तो अफेयर्स ऑफ कंपनी की है, लेकिन इन अदर केसेस का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सेक्शंस को छोड़ दीजिए जो अभी आपने पढ़े 210 एंड 216, उनको छोड़ते हुए। तो उसके अलावा तो यहां पे एनसीएलटी के पास दरअसल किसी ने एप्लीकेशन दी है, तो एप्लीकेशन कौन देगा? जिसका इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट किसका होता है भाई? मेंबर्स का ही होता है नॉर्मली हम बात करें तो। तो यहां पे कोई और व्यक्ति भी हो सकता है जो अफेक्टेड हो, इंटरेस्टेड हो, या कोई भी कारण हो सकते हैं। तो मेंबर्स जब एप्लीकेशन देते हैं तो वो साथ में क्या लगा के देंगे? सबूत भी कि हाँ कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है। और ये मेंबर्स कितने होने चाहिए? अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है, तो ये मेंबर्स होने चाहिए भैया कम से कम 100 मेंबर हों, या जो शेयर्स हैं उनके पास, उनके ऊपर कम से कम 10% उन शेयरों पे वोटिंग राइट हो। और अगर शेयर कैपिटल मतलब कंपनी की नहीं है तो ये मेंबर्स कम से कम होने चाहिए 20%। और कोई और आदमी भी दे सकता है, कोई और आदमी एप्लीकेशन दे रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उसकी वजह क्या है, मतलब उसके ग्राउंड्स क्या हैं? तो मैं इसको आसान भाषा में लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे 3 ग्राउंड दिए हैं, तो अगर मैं इजी वे में लिख दूंगा तो आपको याद रखने में कोई गड़बड़ नहीं होगी। पहला पॉइंट ये आता है कि आप कहते हो कि कंपनी जो है वो कंपनी फ्रॉड कर रही है, या यूं कह लीजिए कंपनी बनी ही फ्रॉड करने के लिए है, मतलब बनी ही फॉर फ्रॉड है कि हमने करना ही फ्रॉड है। तो इंग्लिश में कहें तो आप कहेंगे डी फ्रॉड क्रेडिटर्स मेंबर्स पब्लिक दिस एंड दैट, और फॉर्म्ड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, लंबी चौड़ी लाइन हो जाती है। सेकंड पॉइंट में हम कहेंगे कंपनी को बनाने वाले कहो, चलाने वाले कहो, बढ़ाने वाले कहो, मतलब पर्संस बिहाइंड द फॉर्मेशन प्रमोशन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ये क्या है? ये फ्रॉडस्टर्स हैं, मतलब फ्रॉड की ही बात है यहां पे। और तीसरा पॉइंट होता है कोई भी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है वो मेंबर्स को देनी होती है, तो आप मेंबर्स को इंफॉर्मेशन नॉट गिवन टू मेंबर्स, आप मेंबर्स को कुछ बताते ही नहीं बताते तो अगले कहते हैं कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो एनसीएलटी के पास आए हैं कि इस कंपनी की क्या हो, इन्वेस्टिगेशन हो। तो अब आ गए आप एनसीएलटी के पास, ठीक है जी, अच्छी बात है, एनसीएलटी के पास आ गए। अब क्या होगा, यहां से हमें कहानी समझनी है, कहानी थोड़ी पलटेगी। एनसीएलटी के पास आ गए, अब एनसीएलटी के आएंगे जी ऑर्डर। तो जैसे मेरा पेज मेरे को अलाउ कर रहा है, सो आई विल गो इन दैट वे, एनसीएलटी के ऑर्डर। तो एनसीएलटी के ऑर्डर के ऊपर मेरे पास हैं 3 सेक्शन। तो एनसीएलटी के ऑर्डर में से भाई किधर क्या जगह है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए कि 3 है ताकि कहानी सही बनी रहे। तो हम सबसे पहले यहां ले लेते हैं सेक्शन नंबर 218। तो यहां पे 218 में एनसीएलटी क्या देता है, प्रोटेक्शन दे रहा है, और ये किसको दे रहा है, टू एम्प्लॉइज। और कब दे रहा है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि होता क्या, बड़े ऑफिसर्स गलत कार्य खुद करते हैं और बिल फाड़ देते हैं एम्प्लॉइज के नाम पे, तो इसलिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए एनसीएलटी ऑर्डर दे सकता है। क्या ऑर्डर देगा, नो एक्शन, कि उनके खिलाफ कोई भी नेगेटिव एक्शन ना लिया जाए। नेगेटिव जैसे हम कहें कि आप उनको डिमोट कर देना चाहते हैं, आप उनको सस्पेंड कर देना चाहते हैं, आप उनको रिमूव कर देना चाहते हैं, निकाल देना चाहते हैं, आप उनको पनिश करना चाहते हैं, कुछ भी नेगेटिव एटसेट्रा एटसेट्रा आप उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं अनलेस, जब तक क्या ना ले लें आप एनसीएलटी से प्रायर अप्रूवल। तो आपको प्रायर अप्रूवल एनसीएलटी से लेना है, और अगर ये आपने अप्रूवल लेने के लिए अप्लाई किया है और अगर 30 डेज में
एनसीएलटी ने ऑर्डर नहीं दिया तो ठीक है, आप कार्रवाई कर लीजिए, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लेकिन अगर एनसीएलटी ने डिसअप्रूव कर दिया कि भाई सॉरी, आप नेगेटिव कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक राइट दिया गया है, आप अपील कर लीजिए। और अपील स्वाभाविक है, एनसीएलटी के खिलाफ कहां जाएंगे आप? नकलाट में जाएंगे, अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाएंगे, तो आप उनके पास अपील कर सकते हैं। और अपील करने का यहाँ पे जो आपके लिए समय है वो 30 दिन है, और नेचुरल है नकलाट का ऑर्डर क्या होगा? फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। तो ये हो गया जी 218। अब 221 एंड 222 लगभग सेम है, क्योंकि इन दोनों में टाइम पीरियड है 3 साल का। तो यहां पे हम यूं कहेंगे एनसीएलटी का ऑर्डर आया है और वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन किस तरह से लगा रहा है? तो वी आर हैविंग दीज 2 सेक्शंस ओवर हियर। तो सबसे पहले सेक्शन 221 एंड देन 222। तो एनसीएलटी आपके एसेट्स वगैरह बेचने पे रोक लगा रहा है, मतलब फ्रीजिंग एसेट्स किसके? कंपनी के, कि आप कंपनी के एसेट्स वगैरह बेच नहीं सकते। और यहां पे रोक लगा रहा है कंपनी की सिक्योरिटीज के ऊपर, कि आप ना इशू कर सकते हैं, ट्रांसफर बेचना पूछना ये नहीं कर सकते हैं आप। 3 साल के लिए है ये रोक। तो इसका फ्रीजिंग क्यों कर रहे हैं आप एसेट्स? तो दरअसल यहां पे या तो सरकार ने कोई रेफरेंस दी है, रेफरेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या नेचुरल सी बात है ये हम इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जो अफेयर्स की हो रही है, इंक्वायरी इंस्पेक्शन, इसके दौरान, या यूं भी हो सकता है कि कुछ मेंबर्स ने कंप्लेंट करी है, और ये मेंबर्स कितने होंगे? ये होंगे, कहा गया, जो सेक्शन 244 में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में, जहां पढ़ोगे 100 मेंबर्स या 10%, 10% की 3 लिमिट देखोगे आप, 2 लिमिट्स। तो 244 वाले मेंबर्स ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड, या फिर क्रेडिटर्स जो कि कम से कम उनका अमाउंट हो 1 लाख रुपए का, या कोई और भी अदर भी कोई हो सकता है, उसने कंप्लेंट करी है एनसीएलटी के पास कि कंपनी के एसेट्स वगैरह बेचने पे क्या लगाई जाए? रोक लगाई जाए। तो यहां पे 3 साल के लिए ये रोक लग जाएगी। एनसीएलटी के द्वारा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, अनलेस नो ट्रांसफर, आप कोई एसेट वगैरह बेच नहीं सकते अनलेस एनसीएलटी परमिट्स, मतलब उनसे परमिशन लेके आओ, वरना 3 साल के लिए आपके ऊपर लगी है यहां पे रोक। सेम वे सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब सिक्योरिटी से रिलेटेड फ्रीजिंग का ऑर्डर क्यों आया है? तो ये आया है 216 में, अभी हमने ऊपर पढ़ा, बेनिफिशियल ओनरशिप की इन्वेस्टिगेशन थी, में इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो इसलिए हमने कहा कि भाई 3 साल के लिए, फिर से देखिए यहां पे 3 साल है, ना तो कंपनी क्या करेगी? नो इश्यू, ना तो सिक्योरिटीज इशू होंगी, ना ही ये किसी को बेची बुची जा सकती हैं 3 साल के टाइम पीरियड के लिए। तो इस तरह से ये एनसीएलटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे 6 सेक्शन कंप्लीट होते हैं। और अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, जब ये लोग एप्लीकेशन दे देते हैं, जैसे आप यहां पे भी देख रहे हैं कि फ्रीजिंग वाला भी ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन वगैरह गया है, तो ये इतना आसान नहीं होता, आपको कुछ खर्चा भी करना पड़ता है। तो उसके ऊपर हम ये 2 छोटे छोटे सेक्शन देखते हैं। लेट मी चेक आउट द स्पेस, आई हैव एम्पल स्पेस। ओके, तो हम ले रहे हैं ये छोटा सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 214, और 214 को हम रीड करेंगे सेक्शन नंबर 225 के साथ। ये है सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी किस बात की? देखिए खर्चा होता है, इन्वेस्टिगेशन जब सरकार कर रही है तो सरकार का खर्चा हो रहा है, तो आपको ये सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। अब सिक्योरिटी जो है वो आपके टर्नओवर के ऊपर बेस्ड है, मतलब
कंपनी की टर्नओवर के हिसाब से हमें सिक्योरिटी देखनी है। जैसे अगर कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो आपसे मांगे जाएंगे 10,000 रुपये, और अगर 50 करोड़ से लेके 200 करोड़ की लिमिट में आते हैं हम, 50 करोड़ से ज़्यादा एंड अप टू 200 करोड़, तो आपको जमा करवाने पड़ेंगे 15,000, और 200 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको जमा करवाने पड़ सकते हैं 25,000 रुपये। तो ये जमा करवाइए आप। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जो आपने पैसा जमा करवाया है ये रिफंडेबल है, आपको वापस हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते आपकी कंप्लेंट फ्रिवोलस हो, मींस जेन्युइन रीजन की वजह से आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं। तो रिफंड कब होगा? अगर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स इन प्रोसिक्यूशन, जिसका मतलब है कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकी, मतलब आपकी कंप्लेंट में दम था। एंड सेक्शन 225 इसके साथ पढ़ना चाहिए। ये बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो तो हो गई जी, आपको सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ी। तो एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो खर्चा होगा, तो ऐसा है, फर्स्टली ये खर्चा बेयर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्स्टली पेबल बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अफसर हैं, वही करें इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर, तो वही बेयर करेंगे। लेकिन बाद में क्या कर लिया जाएगा, ये रिइंबर्समेंट, मतलब अंत में ये पैसे आपसे ही लिए जाएंगे जो डिफॉल्टर है। किससे? फ्रॉम डिफॉल्टर। इसके बाद हमारे सफाइयों के सेक्शन बचते हैं, लेकिन 2-3 छोटे छोटे एंड के सेक्शन हैं, तो उन्हें हम साथ में ही कवर अप कर लेते हैं। दैट इज 226, जिसका आज के दिन इतना रेलिवेंस तो नहीं बनता। ये कहता है इन्वेस्टिगेशन टू कंटिन्यू, मतलब इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चलती रहेगी। भाई कब? इवन इफ, चाहे कहता कोई कार्रवाई 241 में चल रही है, दैट इज ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, चाहे कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है सेक्शन 241 में, जो कि आएगा आपका ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट पे पढ़ेंगे हम। नंबर 2, या फिर कंपनी के वॉलेंट्री वाइंडिंग में भी आप चले गए हैं। जबकि वॉलेंट्री वाइंडिंग आप देखा जाए तो कंपनीज एक्ट में से हट गई, ये आईबीसी में चला गया, तो दरअसल इस सेक्शन का रेलिवेंस इतना नहीं रहता। यह कहता है वाइंडिंग अप पेंडिंग है बिफोर एनसीएलटी, तब भी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चलती ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं, चाहे कंपनी बंद होने पे जा रही है। एंड देन 227 में जो भी कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं, बैंकर्स हैं, तो लीगल एडवाइजर हो या आप बैंकर हो, तो आपको कंपनी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी होती है, लेकिन इनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नेचुरल है, आरओसी को या इंस्पेक्टर को, एनसीएलटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपसे पूछेंगे आपको इंफॉर्मेशन बतानी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा एक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कि ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, हम नहीं देंगे, सॉरी, कंपनी से कहता है आपको इंफॉर्मेशन ये डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। 228 ये कहता है कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, ऑल्सो टू अप्लाई ऑन, कि ये चैप्टर लगेगा भाई किसके ऊपर लगेगा? फॉरेन कंपनी के ऊपर भी लगेगा। एंड 229 में दरअसल हमें ये जब 209 220 पढ़ रहे थे, वो बुक्स वगैरह आप डैम्स कर रहे थे, डिस्ट्रॉयड, ऑल्टर्ड, म्यूटिलेटेड, तो ये पेनल्टी लगती है कि अगर आप बुक्स वगैरह का डैम्स कर रहे हैं, और ये पेनल्टी क्योंकि फ्रॉड वाली बात होगी, तो ये पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 447 वाली पेनल्टी। तो इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज ऑन सफाइयो, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सेक्शन 211 एंड 212। तो 211 में तो कुछ खास है ही नहीं। तो नाउ गोइंग टू माय स्पेस एरिया, ओके, सो चलिए मैं कोशिश करता हूँ इतने के इलाके में मैं इसे लिख पाऊँ सफाइयों के ऊपर। सो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, तो सेक्शन नंबर 211 के अंदर
इसको क्या किया जाएगा, इसका इस्टेब्लिशमेंट। तो नेचुरल है, ये अथॉरिटी है, कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन व्हाट, ऑफिशियल गैजेट, ताकि इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये सारे कार्य फ्रॉड जो भी अगर कंपनियां करती हैं तो उन फ्रॉड्स वगैरह को, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक अलग से अथॉरिटी हो गई, जैसे सेबी है क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए, यहाँ इकोनॉमिक ऑफेंसेस कह लीजिए। तो सफाइयों के कॉम्पोजिशन के अंदर, मतलब अथॉरिटी है तो कॉम्पोजिशन में जो हेड होगा उसे हम कहते हैं डायरेक्टर, साथ में होंगे एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट्स का मतलब ही हो गया एबिलिटी, स्टैंडिंग, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, नॉलेज। तो डायरेक्टर साहब की अगर हम क्वालिफिकेशन कहें तो ये आईएएस ऑफिसर होते हैं और ये होने चाहिए जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऊपर, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज वगैरह। तो जैसे एक्सपर्ट्स की बात करें तो यही कहेंगे हम, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, नॉलेज किस चीज़ में हो। तो एक वर्ड में मैं ख़त्म करूं तो यूं कह लो, सीए फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स का नाम लिख दो, दैट्स इट, दैट इज़ द बेस्ट वे कि इनको किस चीज़ का नॉलेज वगैरह हो। तो मेन आता है सेक्शन नंबर 212। तो 212 में सफाइयों में क्या करनी है, नेचुरल सी बात है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। सो इन्वेस्टिगेशन बाय सफाइयों। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए, ये इनका एक्सक्लूसिव राइट है, जिसका मतलब ये हो गया अगर कोई और अथॉरिटी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन इनको क्या कर दे, हैंड ओवर, सारे कागज कुगज इनको पकड़ा दे। और ये सारी अथॉरिटीज क्या हैं कि देश में ऐसे गलत कार्य ना हो, ये आपस में कोऑर्डिनेशन जरूर रखें, मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह सारी अथॉरिटीज, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कस्टम्स हो, कोई भी हो, तो ये सारे लोग अपनी इंफॉर्मेशन क्या करते रहें, शेयर जरूर करते रहें, पुलिस हो, दिस एंड दैट। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो यूं कह लीजिए ये वही डाई मांगेंगे किससे, कंपनी के वही ऑफिसर वगैरह जो हम पढ़ के आए हैं। तो यूं कह लीजिए वही जो 217 में हमने पढ़ा, सेम वही की वही इनकी क्या है, पावर है पास्ट प्रेजेंट अफसरों के खिलाफ। और 217 का आंसर 209 वाला ही मेन था। एंड देन इसके अंदर आता है जी, जो ऑफेंसेस होंगे वो कोग्निजेबल होंगे, जिसका मतलब क्या हो गया, अरेस्ट विदाउट व्हाट, वारंट। कोग्निजेबल ऑफेंस होंगे, डेट मीन्स आप अरेस्ट हो सकते हैं बिना वारंट के और आपको कोई बेल नहीं मिलेगी। और यहां पे सेम आंसर आप देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आप पढ़ के आते हैं, वहां पे बेल वाले जो पॉइंट आपने पढ़े थे सेम है यहां पे, नो बेल अनलेस। तो आपको बेल नहीं मिलेगी जब तक पहला पॉइंट कहें, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील को एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि भाई वो अपोज करे बेल को, और उसने अपोज भी किया। लेकिन कोर्ट को लगता है कि आप ऑफेंस, अगर आपको बेल दे दी गई है कि जो भी आपने ऑफेंस ऐसा किया है आप गिल्टी नहीं हैं, और बेल देने के बावजूद भी आप नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस। नंबर 2, आपकी जो उम्र है वो 16 साल से कम की है। और नंबर 3, आप महिला हैं। नंबर 4, आप बीमार हैं। और अगर आप याद कीजिए मनी लॉन्ड्रिंग में 1 करोड़ की लिमिट और हुआ करती, तो सेम वे ये कॉपी पेस्ट है मनी लॉन्ड्रिंग वाली कि आपको बेल नहीं मिलेगी। देन आता है इसी के अंदर कोग्निजांस ऑफ ऑफेंस, जिसका मतलब हो गया कौन सी कोर्ट में आपके खिलाफ कार्रवाई चलेगी। तो कहता है कोग्निजांस ऑफ ऑफेंस बाय स्पेशल कोर्ट। और स्पेशल कोर्ट का मैंने आपसे जिक्र किया, चैप्टर नंबर 28 में पढ़ेंगे आप, सेक्शन 435 से लेते हुए 446 तक। तो इसके लिए आपने कंप्लेंट देनी होती है, और कंप्लेंट देनी होती है राइटिंग में। और कौन देगा, वो डायरेक्टर या सरकार का कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो कंप्लेंट करेगा। एंड क्योंकि हमने बात करी आपकी अरेस्ट की भी, तो अरेस्ट जब होते हैं तो अरेस्ट पे एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि आदमी को उसके रीजंस बताए जाते हैं, भाई किस लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। और अरेस्ट करने के लिए इन्होंने बताया जो ऑफिसर होगा वो नॉट बिलो
मतलब कम से कम जो ऑफिसर होना चाहिए वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रैंक का होना चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक, इससे नीचे वाला नहीं होना चाहिए। एंड देन आपको अरेस्ट होने के 24 आवर्स के अंदर अंदर पेश किया जाएगा, प्रेजेंटेड। तो ये पेश किया जाएगा किसके आगे? बिफोर स्पेशल कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, और जो जर्नी का टाइम होता है वो इसमें से हम एक्सक्लूड कर देते हैं। देन सफैयो भी अपनी रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट बाय सफैयो बना के किसको देगा? सेम वही आंसर जैसे हमने इंस्पेक्टर साहब में पढ़ा था, 223 में इंटरिम होगी, फाइनल होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। इंटरिम भी हो सकती है, फाइनल रिपोर्ट भी हो सकती है, और उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना क्या लेगा? एक्शन लेगा। देन और एक्शन पे वही चीज है कि हाँ इस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए, जिसे हम कहेंगे प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जाए। और इसी में एक चीज और आती है, अगर आपने रिपोर्ट में ये लिख के दिया कि अगले ने फ्रॉड किया या अनड्यू एडवांटेज वगैरह लिया गया है, स्पेस इश्यूज, चलिए खत्म करते हैं इसको जैसे तैसे। तो अगर आपने अपनी रिपोर्ट में लिख के दिया कि बंदे ने किया है फ्रॉड या अनड्यू एडवांटेज वगैरह लिए हैं, कोई भी ऑफिसर हो, केएमपी, दिस एंड दैट, तो यहां पे डिसगॉर्जमेंट आपसे करवाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जो बेनिफिट लिया है वो आप क्या करें? वापस करें। और आपकी यहां पे पर्सनल लायबिलिटी होगी, मींस आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी ली जा सकती है, आप जेल वगैरह में जा सकते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन दे देगी इस काम से रिलेटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीजों के लिए एनसीएलटी को एक एप्लीकेशन दे देगी कि हाँ जी इस आदमी की जेल जूल भेजने की आप तैयारी कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसके साथ सारे के सारे सेक्शंस मेरी तरफ से यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, लेकिन एक बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको एक छोटा सा इन सारे सेक्शंस का 5 मिनट और लेते हुए एक चार्ट से एक सेटिंग बताने की कोशिश करूं। तो एक हल्का सा चार्ट हम और बना दें, तो जैसे मैं कहता हूं कि कोड की से मैं सेक्शन याद करवाने की कोशिश करता हूं, तो मैं कहता हूं इस चार्ट को आप समझो तो इट विल बी मच बेटर। तो देखिए आपने देखा 206 के अंदर क्या हुआ, इंफॉर्मेशन की बात थी, देन उसके ऊपर इंस्पेक्शन की बात हुई, देन कहानी आगे कहां गई? इंक्वायरी में गई। तो जब ये हुआ इसके बाद आपने देखा 207 में आरओसी या इंस्पेक्टर ने ये कार्य किया था, आरओसी या इंस्पेक्टर ने ये इंस्पेक्शन या इंक्वायरी करी, और करने के बाद इन लोगों ने अपनी 208 में क्या बना के दी? रिपोर्ट बना के दी 208 में। और रिपोर्ट जब इन्होंने बनाई, इसी से रिलेटेड इंस्पेक्टर को यहां पे एक पावर मिली 209 के अंदर, और ये पावर इनको थी किस चीज की? सर्च एंड सीजर की। तो ये 4 सेक्शन एक टेंडम में, एक ऑर्डर में जाते हैं। अब कहानी आगे खतरनाक लेवल पे पहुंची, क्योंकि अब क्या स्टार्ट हुआ? अब स्टार्ट होता है यहां से इन्वेस्टिगेशन। मतलब 209 के बाद आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के सेक्शन आते हैं। और यहां पे भी हमने क्या देखा, जैसे मैं चार्ट बना रहा था, इन्वेस्टिगेशन या तो कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट, या कौन कर रहा था? आपका एनसीएलटी। और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने देखा कि मैंने आपको यहां पे 2 सेक्शन कोट किए थे, एक 210 में वो 4 ग्राउंड थे, और एक 216 में जाकर के वो बेनिफिशियल जो ओनरशिप है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी गई थी। तो एक आया जी आपका यहाँ 210 एंड देन 216, ये थी आपकी ओनरशिप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन। और 210 में आपने देखा 4 ग्राउंड थे, एक तो 208 में रिपोर्ट आई, एक एसआर, एक कोर्ट का ऑर्डर, एक पब्लिक इंटरेस्ट में। और सेंट्रल गवर्नमेंट दरअसल ये सारी इन्वेस्टिगेशन देखिए एक अथॉरिटी के
थ्रू करता है, थ्रू, और अथॉरिटी हम जानते हैं सफाइयों आ गई। और सफाइयों के ऊपर आपने देखा दो सेक्शन कि 211 में उसका होता है जी इस्टेब्लिशमेंट, एंड 212 में कह लीजिए उसके फंक्शंस आ जाते हैं, पावर्स आ जाती हैं, कार्रवाई आ जाती है, जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करें जो इजी लगे आपको। और एनसीएलटी ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो ये किया, हमने देखा 213 में, और 213 में अगर आप देखते हैं तो दो ग्राउंड थे, वो मेंबर्स थे या कोई भी अदर अफेक्टेड पर्सन था। और यहाँ पे एनसीएलटी ने अपना आगे क्या दिया, यहाँ दिया जी इन्होंने ऑर्डर, और ऑर्डर में देखा आपने तीन सिचुएशन बनी। एक 218 में एम्प्लॉयज को ना निकाला जाए, देन हम यूं कह सकते हैं फ्रीजिंग ऑर्डर। फ्रीजिंग ऑर्डर में आप देखते हैं तो क्योंकि ये 3 साल के लिए था तो इसमें दो सेक्शन बन जाते हैं। तो 218 में था आपकी प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज, और फ्रीजिंग ऑर्डर जो 3 साल वाला है तो इसमें आप देख रहे थे 221 में था एंड 222 में था। यहां था एसेट्स को या प्रॉपर्टी के ऊपर रोक लगी थी ट्रांसफर पे, यहां सिक्योरिटीज के इशू या ट्रांसफर पे रोक लगाई गई थी। देयर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो कुछ हुई तो आपने देखा ये सारी की सारी कार्रवाई किसने करी, ये करी जी इंस्पेक्टर ने। तो लगभग यहां पे सारे सेक्शन अब इंस्पेक्टर के ऊपर आ जाते हैं। तो पहली बात तो इंस्पेक्टर के ऊपर हमने देखा सेक्शन 215 में ये सिर्फ एंड सिर्फ कौन होगा, इंडिविजुअल होगा। देन इंस्पेक्टर की हमें दिखी जी पावर्स, तो इसकी जब हम पावर्स देखते हैं तो ये कई सेक्शनों में हमें दिखी। तो 217, 219 एंड 220 ये तीन सीधी सीधी हम ले सकते हैं। तो 17 के अंदर आपने देखा ये थी आपके ऑफिसर्स पास्ट प्रेजेंट, उनके ऊपर ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, एजेंट। एंड 219 में था ये रिलेटेड कंपनीज के ऊपर, और 220 में सेम वही जो 209 में था, सर्च एंड सीजर 220 में। और देन इसकी पावर्स के बाद अगर हम देखें ये पावर्स आती हैं, तो पावर्स के बाद हमने देखी इसकी रिपोर्ट के ऊपर। तो इस भाई साहब की रिपोर्ट बन के आई थी 223 में, वही इंटरिम एंड फाइनल। और इस रिपोर्ट के ऊपर आपने देखा एक्शन लिया सीजी ने, और सीजी ने ये एक्शन लिया था 224 में। और जब इन्वेस्टिगेशन आपने करवानी थी तो एक आपने देखा 214 में हमें क्या देनी थी, सिक्योरिटी, एंड 225 में एक्सपेंसेस, तो वो भी ध्यान रखें। तो ये कुछ सेक्शन अगर हम अदर्स कह के चल पड़े, चलिए अदर्स में हमें क्या दिखा, 214, 225, 225, 26, 27, 28 एंड 29। तो 214 में आपने देखी सिक्योरिटी जो 25,000 मैक्स हो सकती थी। 225 में आपने देखा एक्सपेंसेस जो पहले सीजी ने बेयर किए और रिम्बर्स डिफॉल्टर से करवाए जा सकते हैं। एंड ये 225 दो बार लिखा गया भाई मुझसे, टू 226 में देखा था कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, कि चाहे आप वाइंडिंग अप में चले गए हैं। एंड 227 में ये बैंकर, लीगल एडवाइजर वगैरह के ऊपर था कि आपको इंफॉर्मेशन वगैरह देनी पड़ेगी। 228 में ये फॉरेन कंपनीज के ऊपर भी ये चैप्टर लग जाएगा, और 229 में थी आपकी पेनल्टीज 447 वाली। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप। Thank you. Good luck.